वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, आप लाल किताब भी जानते हैं, क्या इन दोनों का साइंस अलग है? इसमें हमारे महान ऋषि मुनि पराशर हैं, जैमिनी हैं, भृगु हैं, वाराह मिहिर और अनसंग हीरो तो लाखों की तादाद। ये तो कुछ बड़े नाम हैं जो हमें पता है। मान लीजिए कि हम एब एरिज़नो हैं, हमारा जन्म होता है आज से कई लाख साल पहले। यानी आपकी लाइफ को जो अनलॉक करता है, खोलने की जो कुंजी है, वो आपका नक्षत्र का चरण है। लाल किताब ये कहती है कि मैं ना तो राशियों में बिलीव करती हूँ, ना नक्षत्रों में बिलीव करती हूँ। और गुरु उत्थान कराता है, इसका मैं अद्भुत एग्जाम्पल देता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, सिंह लगन है, शेर की तरह दहाड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। चलती चक्की संसार की, देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये है सातवां घर, तब सृजन होता है। और उसके साथ अगर उसका परम मित्र चंद्रमा बैठ गया, ये बन जाता है गज केसरी योग। लाल किताब ये कहती कि जिसकी कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा होता है, वो जातक कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, बड़े होते होते जहाजों का मालिक हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन का गढ़ है 11वां घर। आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, पहाड़ के ऊपर जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, वहां जाके करो, बहुत जल्दी सुनवाई होती है। लॉशन या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी से कैसे कंबाइन करके अपने सपनों तक पहुंचा जा सकता है? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय। क्या इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन कुछ हो सकता है? डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए। आसपास कोई तालाब है, वहां हफ्ते में 1 बार 2 बार आटे की गोलियां जाके डालिए। आप कीजिए और मुझे बताइए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितनी आ रही है। आपको 3 महीने में फीलिंग आ जाएगी। मैनिफेस्ट करते जाइए हर एक के साथ। क्या मैनिफेस्टेशन की पावर से, पॉजिटिविटी की पावर से हम अपने बुरे समय को भी अच्छे में बदल सकते हैं? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अष्ट सिद्धि, आप मैनिफेस्ट किसके लिए कर रहे हो? भाई मैं सुख समृद्ध जीवन जीऊं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। बहुत सारे लोग इंडिया में एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सही है या लाल किताब सही है, और कैसे एस्ट्रोलॉजी के साथ हम अपने जीवन में मैनिफेस्टेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज पूरा पॉडकास्ट उसी पर होने वाला है और डिटेल में डिस्कशन होने वाला है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, लाल किताब क्या है, और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे हो सकता है, और कैसे हम अपने कर्मों को, पास्ट कर्मास को ठीक कर सकते हैं और अच्छे तरीके से बैलेंस करके अपना आज बेहतर बना सकते हैं और अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं। और आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है, ऐसे पर्सन है जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, और आज वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदलने के बाद आज हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं। राकेश सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके और आपके पॉडकास्ट पे आके। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसी चीज़ों पर बातचीत होने वाली है जो मैं बहुत ज़्यादा बाहर सुनता हूँ। बहुत लोगों के मैंने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो लाल किताब हो। और मैं अक्सर ये भी देखता हूँ कि लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं बहुत अपोजिट हैं। एज इंडियन लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, काफ़ी लोग मानते हैं। जो नए लोग हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली कम मानते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं ये सब चीज़ें क्या हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ तो होता ही है, वरना ये नहीं होती। इतनी पुराना ज्ञान है, पुराना विज्ञान है। तो आज मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस इतना सारा है जीवन का, एस्ट्रोलॉजी का, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके में और डिटेल में जाएँ और ये भी हम समझें कि कैसे एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन को बेटर बना सकते हैं। अपने जीवन में चाहे प्यार हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, पैसा हो, इन सबको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो पहला सवाल मैं वहीं से शुरू करता हूं जो मैं सभी से पूछता हूं। आपके लिए सर मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? क्या आप सच में बिलीव करते हैं इस पर? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन लाइफ की कुंजी है। अगर आप इसमें विश्वास करते हैं और इसके लिए प्रयास करते रहते हैं और अपना माइंडसेट ही ऐसा बना लेते हैं,
तो मेहनत के साथ साथ ये आपको इतना अधिक मार्गदर्शन और शक्ति देते हैं कि आप अपने गोल, अपनी एम्बिशंस अचीव कर पाते हैं। ये इतना जबरदस्त है। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मैनिफेस्टेशन क्या है? अपने लिए अच्छा सोचना कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है। मेरी माता श्री बचपन में जब मैं 5-6 साल का था तभी वो कहती थी कि आप जो भी बोलते हो अपने लिए या दूसरे के लिए हमेशा अच्छा बोलो, क्योंकि 24 घंटे में आपका एक शब्द, कहते हैं अक्षर शब्द ब्रह्म है, ब्रह्मा है। करेक्ट। अक्षरधाम सुना होगा आपने। तो मेरी माँ ये कहती थी कि 24 घंटे में आपकी एक बात भगवान सत्य सिद्ध करता है। वो कौन सी है? वो ऑप्शन उसका है। अगर आप ही गलत बोल रहे हो अपने या दूसरे के बारे में, तो भगवान के पास भी ऑप्शन आ जाता है कि वो उस बात को पूरा कर दे। तो हर बात ही अच्छी होगी कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे भाई के साथ अच्छा हो रहा है, मेरे परिवार के साथ अच्छा हो रहा है, हमारे कारोबार में बहुत अच्छा चल रहा है, इस बार तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना ही बढ़ना है। आपकी बात कोई ना कोई तो पूरी करेंगे। इसमें कौन सी बात है जो पूरी हो जाएगी और आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी? तो मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग, मैं वहीं से इस बात को पकड़ गया था कि ये कुंजी है जीने की। और लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी आया मुझे, लेकिन इस मैनिफेस्टेशन के आधार पे चलते चलते मैंने बहुत अच्छी शिक्षा पाई, एमएससी केमिस्ट्री की, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिला। होता क्या था, मैं अपने घरेलू बिजनेस के सिलसिले में, जिसमें स्ट्रगल बहुत था, सुबह जैसे 17-18 साल की उम्र थी, मैं कॉलेज में भी पढ़ता था और साइड बाय साइड घर का काम भी देखता था कि उसके बगैर चल नहीं सकता गुजारा। तो मैं एक मार्केट अपनी करने जाता था, वैन हायर करते थे, उसमें हमारा प्रोडक्ट छप भर के ले जाते थे। सुबह 6 बजे निकलते थे, 8:30 बजे वहाँ पहुँचते थे। उस मार्केट का नाम था सूरतगढ़, राजस्थान में ये, और ये आर्मी का बहुत बड़ा बेस है, अंडरग्राउंड एरोड्रम है वहाँ, तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है। तो मैं सुबह जल्दी पहुँच गया, दुकानें खुल जाती थी, सप्लाई किए, ऑर्डर लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए ऑर्डर लिए। फिर वो कहते थे शाम को आपको पेमेंट देंगे, पेमेंट इवनिंग में मिलती थी। तो मैं शाम को जब पेमेंट कलेक्ट करने जाता था 5 PM ऑनवर्ड, तो देखता था कि लोग अपने अपने स्कूटर पे, प्रिया पे, बजाज पे, मतलब उसमें देश का अल्टीमेट लग्जरी और स्टेटस ये स्कूटर थे भाई। करेक्ट करेक्ट। आज वो स्टेटस BMW और रॉयल्स रॉयस को भी प्राप्त नहीं है। आप हैरान होंगे, शायद विश्वास ना करें। और उनकी जो सारे ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर थे, एकदम हैंडसम, फिट, क्योंकि फिजिकली वो बहुत फिट होते हैं। मान लीजिए उनकी शादी ताजी ताजी हुई तो सुंदर सी बीवी पीछे बैठी है, छोटा बच्चा 2-3 साल का वो आगे खड़ा है। तो मैं मैनिफेस्ट किया करता था कि अगर मैं इस काम में रहा तो ये तो फिर शाम को, रात को 10 बजे घर पहुंचता हूँ, थका हुआ, अगले दिन फिर यही काम। तो मैं अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, मैं भगवान को प्रे करता था। और अगर नौकरी चाहिए, उसमें ज़्यादातर सरकारी थी, प्राइवेट जॉब होते नहीं थे। तो आपके मार्क्स बहुत आने चाहिए, क्योंकि भारी रिजर्वेशन है, आपको जनरल में compete करना है। तो मैं मेहनत करता था, मेरी परसेंटेज बहुत हाई थी। बाय गॉड ग्रेस, माता सरस्वती की ऐसी कृपा रही कि मैं थ्रू आउट टॉपर रहा। और उस जमाने में 80% पे लिस्ट खत्म होती थी, मतलब बहुत ही जीनियस हुआ तो, जैसे आजकल तो 100% भी जाती है। तो मेरे हमेशा 75 और 80% के बीच के मार्क्स होते थे। तो वो एक जो मैनिफेस्टेशन था वो मुझे खींचता था कि अगर मुझे ऑफिसर बनना है और ऐसी मुझे स्कूटर भी हो और ऐसा परिवार भी हो, तो मुझे टॉप करना है ताकि आगे नौकरी मिले। और वही हुआ, मैं इस तरह करता गया। MSc की मैंने, और जब ONGC एक कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है, उसका मैंने देखा पेपर में वैकेंसी आई है, मैंने अप्लाई किया। देहरादून उसका इंटरव्यू था, हेडक्वार्टर आज भी उसका देहरादून में, बहुत बड़ा सेटअप है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, 60-70 हज़ार करोड़ तक के प्रॉफिट दिखाता है पर एनम ये। और एक दिन पहले पहुंच जाना चाहिए तो पहुंच गया था। तो मैं वहां घंटा घर पे खड़ा था और देखना चाहता था कि शहर कैसा है और कहाँ मेरा ऑफिस है जिसमें मुझे जाके इंटरव्यू देना है। तो देखा वहाँ 9:30 बजे 10 बजे के बीच में तांता बंधा हुआ स्कूटरों का। इतने स्कूटर मैंने लाइफ में नहीं देखे थे, हमारे शहर में 2-4 हुआ करते थे।
और वो भी सुंदर सुंदर लड़कियां भी चला के जा रही हैं। फिर मेरा मैनिफेस्टेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, भाई राकेश तेरे को इसमें सेलेक्ट होना ही होना है अगर ये लाइफ जीनी है तो। सुपर। और मैंने मैनिफेस्टेशन उसमें और स्ट्रॉन्ग किया, घंटा घर के नीचे खड़े होके और प्रे किया कि मेरा कल जो इंटरव्यू, मेरा सिलेक्शन हो भगवान जी। और अगले दिन जब इंटरव्यू था, मैं उस दिन जाके, अच्छा मैं वहाँ किसी को देखा ऐसे ऐसे कर रहे लिफ्ट लेने के लिए, उसमें लोकल वो ऑटो वोटो ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने ऐसे ऐसे किया तो 2-3 लोग तो निकल गए, पर किसी चौथे ने रोक लिया। तो मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन कि मैं ओएनजीसी में इंटरव्यू देने आया हूँ और जो है मैं ज़रा उसका ऑफिस देखना चाहता हूँ, इधर कोलागढ़ रोड पे है, आप थोड़ा आगे छोड़ देंगे? तो हंस पड़ा, बोला बैठो। जेंटलमैन था। थोड़ा आगे जाके बोलता है कि तो मैं ओएनजीसी में ही हूँ और जहाँ आपका कल इंटरव्यू है वही मेरा ऑफिस है। अरे वाह। वहाँ पहुँच गए, देखा है। अगले दिन इंटरव्यू के टाइम पे वहाँ पहुँच गए और जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो लोग देखते हैं कि जो गया है कितने मिनट लगा के आया, तो कोई 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट। हम भी एक्साइटेड थे, जब हमारा नंबर आया तो हम गए और वहाँ बड़े अच्छे से बातचीत हुई। उससे पहले मैं एडहॉक लेक्चरशिप कर रहा था बाड़मेर में गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उन्होंने कहा अच्छा लेक्चरशिप कर रहे हो, जरा समझाओ हमें ये टॉपिक, सपोज इफ वी आर योर स्टूडेंट। और मैंने उनको समझाना शुरू किया। बहुत अच्छा सेशन गया उनके साथ। और जब मैं 20 बाहर आता हूँ तो लोग कहते हैं क्या भाई अंदर लंच कर रहा था? मैं क्यों? कहते 20 मिनट के बाद आया। और सिलेक्शन लिस्ट में 80 लोगों में मेरा दूसरा नाम था। सुपर। दिस इज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन विच आई रियलाइज्ड ऑन माई सेल्फ। वाह। दूसरों की बात और थ्योरी नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। नौकरी लगी ओएनजीसी में, बहुत अच्छी नौकरी चली, लेकिन बचपन से ही मेरा पैशन था एस्ट्रोलॉजी का, वो साइड बाय साइड मैं हमेशा करता रहा हूं। और मैंने इसका 3 साल का कोर्स किया, ज्योतिष अलंकार की डिग्री भी ली है मैंने बॉम्बे में। नॉट ओनली, मैं अपनी क्वालिफिकेशन हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता था। इवनिंग क्लासेस होती हैं वहाँ एमबीए की, मैंने 95 में नरसिंह मोहनजी इंस्टीट्यूट जो मोस्ट प्रेस्टिजियस है, इवनिंग क्लासेस में एमबीए एचआर कंप्लीट किया। मैनिफेस्टेशन की पावर, स्ट्रांग विल पावर, ये सारी चीजें ब्लेंडेड है। मैनिफेस्टेशन बिना स्ट्रांग विल पावर के हो ही नहीं सकता। करेक्ट सर। वाह वाह वाह। और मैंने सुना बचपन में मेरे पिताजी कहा करते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर लिखने से पहले पूछे बोल तेरी रजा क्या है। वाह वाह वाह। दिस इज हाइट ऑफ मैनिफेस्टेशन। करेक्ट। वाह सर, वाह, अमेजिंग सर। तो आपने तो आपसे और संजय कथुरिया जी से अब तो ऐसा फैमिली जैसा ही हमारा वो है। आपने भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, संजय भाई ने भी लाइफ में जीवन में बहुत मैनिफेस्ट की। मैं आपको जब सुन रहा हूँ तो मैं बार बार ये एहसास मुझे हो रहा है कि संजय जी आज संजय भाई इतना अच्छा बोल पाते हैं, वो कहाँ से आया है, मैं वो फील भी होता है मुझे। तो प्रभु की कृपा है। अब सर मुझे ये जानना है कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, आप लाल किताब भी जानते हैं, क्या इन दोनों का साइंस अलग है? क्या ये अलग सिचुएशंस हैं, अलग साइंस है इन दोनों का, या ये है क्या? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि लोग थोड़े कंफ्यूज हैं, मतलब जैसे कि मैं भी। आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है, अद्भुत है। ये लोगों में बड़ी भारी मिस्ट्री है वैदिक और लाल किताब के बीच। लेकिन वैदिक तो वैदिक काल से चली आ रही है, सतयुग से चली आ रही है। और ये जो है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है। ओके। इसमें हमारे महान ऋषि मुनि पराशर हैं, जैमिनी हैं, भृगु हैं, वाराह मिहिर, और अनसंग हीरो तो लाखों की तादाद में। ये तो कुछ बड़े नाम हैं जो हमें पता है। मान लीजिए कि हम एब एरिज़नो हैं, हमारा जन्म होता है आज से कई लाख साल पहले। हमें कुछ नहीं पता, देखते हैं आकाश में कुछ बड़ा सा निकला, रोशनी हो रही है, फिर वो शाम को ढल जाता है, कालापन हो गया, अंधेरा आ गया, फिर एक चमकती हुई चीज बड़ी सुंदर सी निकलती है। तो आपको क्यूरियोसिटी होगी ये दिन, ये क्या हो रहा है? कभी रोशनी हो रही है, कभी अंधेरा हो रहा है। तो पता करते इंसान बड़ा जो जिज्ञासु है, पता लग गया कि ये सूरज है, ये चंद्रमा है, ये दिन है, ये रात है। फिर वो देखता है चंद्रमा पूरा था, अब छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, खत्म हो गया। फिर देखता है रात गहरी काली है,
फिर चंद्रमा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फुल हो गया। ये क्या हो रहा है? और जब सूरज निकलता है तो एक नया दिन होता है। आखिर इंसान ने गिनती करनी सीख ली। मान लिया कि चंद्रमा जिस दिन बिल्कुल नहीं है उस दिन अमावस है, ये डिफाइन करते गए, यानी इस तरह से इवॉल्व हुई है। अब वैदिक में क्या बातें हैं? 12 राशियां हैं, हर राशि 30 डिग्री की है, और ये जो भचक्र है 360 डिग्री का है, और ये लगातार घूम रहा है, काल का पहिया घूमे भैया। और 12 भाव हैं, 12 भाव, 12 राशियां, 360 डिग्री, हर राशि 30 डिग्री की। 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। अब राशि 30 डिग्री की है, 27 नक्षत्र हैं, तो हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, 360 डिग्री। करेक्ट। अब राशियां हमेशा कुंडली के अंदर नंबर लिखा होता है। तो पहली राशि मेष है, ये अग्नि तत्व की है, इसका स्वामी मंगल है। और मंगल की एक दूसरी राशि भी है, वृश्चिक, उसका स्वामी मंगल है। यानी मंगल की 2 राशियां हैं, मेष अग्नि तत्व की, वृश्चिक जल तत्व की। दूसरी राशि वृषभ है, कालचक्र की, शुक्र उसका स्वामी है, ये पृथ्वी तत्व की है। और उसकी दूसरी राशि तुला है, तराजू, ये सौंदर्य का देवता है शुक्र। तीसरी राशि मिथुन है, 3 लिखा होगा, मिथुन नहीं लिखा होगा, इसलिए मैं अपने दर्शकों को आगाह कर देना चाहता हूं कि नंबरों से समझें। करेक्ट। उसका उसका स्वामी बुध है, स्किल उसके पास है, बुद्धि उसके पास है, चातुर्य है, आज का पूरा मीडिया उसके पास है, जो आईटी सेक्टर है। और उसकी दूसरी राशि कन्या है, दोनों व्यापार की राशियां भी हैं। ये वायु तत्व की राशि है। चौथी राशि कर्क है, उसका स्वामी चंद्रमा है, ये जल तत्व की है। चंद्रमा की सिर्फ एक ही राशि है। ओके। तो 4 राशियां हो गई। तो 12 है, तो 4-4 के खंड में 3 खंड मान लीजिए। ठीक है। तो पहले खंड में मेष से लेके कर्क तक है। डन। अब 27 नक्षत्र हैं, 9 नक्षत्र यहां समा गए 4 राशियों में। इसका मतलब क्या हुआ? एक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं। तो 4 नक्षत्र, ये जो राशि है, इसमें 2 नक्षत्र तो पूरे समा गए, और एक नक्षत्र का 1/4। करेक्ट। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और वो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। ओके। ओके। और इसी को नवमांश कहा जाता है, जो बहुत फाइन ट्यूनिंग के लिए देखी जाती है। उसी तरह 4 राशियां फिर रिपीट होंगी। 5वीं राशि सिंह है, उसका स्वामी सूर्य है। सूर्य की भी एक ही राशि, ग्रह मंडल का राजा है। ओके। अग्नि तत्व, सूर्य से तो क्लियर है अग्नि तत्व। जी। छठी राशि बुध की है, कन्या, हमने बताई। अगेन पृथ्वी तत्व, भौतिक सुख संपदा पृथ्वी तत्व ये इंडिकेट करती है। और जो अग्नि तत्व वो क्षत्रिय, राजसिक प्रवृत्ति, अनुशासन, प्रशासन। 7वीं राशि मैंने बताया शुक्र की है, तुला, व्यवसाय, बैलेंस, सौंदर्य और फाइन आर्ट्स, जो आज की फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया है, उसमें हिट कौन करते हैं? जिनका बुध और शुक्र अच्छा है। और 8वीं राशि मंगल की है, वृश्चिक। अब जो पहला नक्षत्र होता है हर खंड में, वो होता है केतु का। ओके। अगर पहले खंड को पकड़ें मेष राशि में, तो वो होगा अश्विनी। अगर दूसरे खंड में पकड़ें तो वो होगा मघा। तो चलो हम दूसरे खंड में पकड़ते हैं। तो सिंह राशि जो शुरू हुई मघा नक्षत्र से शुरू हुई। उसके बाद पूर्वा फागुनी शुक्र का नक्षत्र आता है। 2 नक्षत्र पूरे हो गए, 26 डिग्री 40 मिनट। बाकी के 30 मिनट आप देखते हैं, छोटे बच्चे को फिल अप दे देते हैं खांचा, उसमें जो ब्लॉक फिट करने, तो उसका IQ टेस्ट किया जाता है। अब ये
1/4 इसमें फिट करना, वो खांचा खाली रह गया अच्छा ना। ओके। तो उसमें अगला नक्षत्र है सूर्य का, उत्तरा फागुनी, और उसका फर्स्ट हाउस, फर्स्ट चरण उसमें फिट हो जाएगा। ओके ओके। अब ये 30 डिग्री पूरे हो गए। अब उसके बचे 10 डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट का, यानी 3 पार्ट। तो वो अगली राशि, बुध की राशि कन्या में चले गए। है वो सूर्य का नक्षत्र। अब सूर्य के नक्षत्र का जो एक हिस्सा था 1/4, वो तो आ गया सिंह राशि में। अब सूर्य की राशि, सूर्य का नक्षत्र सूर्य की राशि में आ गया, अग्नि तत्व में। तो ये जो पहला हिस्सा होगा वो बहुत पावरफुल होगा, जो सिंह राशि में आया है, और ये बिल्कुल सिंह की तरह ही बिहेव करेगा। बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन जो अगले 3 हिस्से हैं तो सूरज की नक्षत्र, लेकिन वहां बॉस कौन हो गया? बुध। तो वहां उसके जो बिहेवियर है उस नक्षत्र का, वो थोड़ा डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू हिज बॉस। ये हमारी 8 राशियां हो गई। 9वीं आती है हमारी राशि धनु, गुरु उसका स्वामी है, वो भी अग्नि तत्व की है, और उसका पहला नक्षत्र फिर केतु का होगा। और जो अगली राशि आएगी मकर, वो शनि की राशि है। डरते हैं लोग शनि के नाम से, डरने वाली बात होती नहीं है। उनका एक क्या कहते हैं कि वह कार्य क्षेत्र है और एक अनुशासन है। और 11वीं राशि कुंभ, जिसके नाम पे मेला होता है, वो भी शनि की है। तो यानी शनि वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा मुझे 2 साथ लगते फ्लैट दे दो। बॉम्बे में लोग जनरली 2 फ्लैट इकट्ठे लेते हैं, साथ लगते दीवार निकालते हैं। तो जिसका बड़ा घर होता है ना, कहते इसका तो शनि का घर है, शनि। और जब 2 साथ लगते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाता है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। करेक्ट। और 12वीं अंतिम राशि भचक्र की, वो है मीन, पाइसेस, जल तत्व की, और उसका अंतिम नक्षत्र रेवती है। तो अंतिम नक्षत्र हमेशा 4 खंड में जो होता है वो बुध का होता है, और अग्नि तत्व उसके आगे चलता है मिलता है वो केतु का होता है। और यही गंडमूल के नक्षत्र होते हैं, जिसके 27वें दिन पूजा होती है। और नहीं तो जातक की जो जीवन है उसमें बहुत कठिनाइयां आती हैं, परिवार को बहुत समस्याएं आती हैं। अब वैदिक में 3 की पैरामीटर हैं, लगन, राशि और नक्षत्र। लगन, राशि, नक्षत्र मैंने एक्सप्लेन किए जी। अब ईस्ट होराइजन, पूर्व क्षितिज, जहां से सूर्योदय होता है, ठीक है। ईस्ट होराइजन में जो राशि उदित हो रही है आपके जन्म के मोमेंट पे, वो राशि तो आपका लगन है। ओके। ये हर एक को पता होना चाहिए कि मेरा लगन, राशि, नक्षत्र क्या है। और जिस राशि में उस क्षण पे चंद्रमा है वो उसकी राशि है। और चंद्रमा 2.25 नक्षत्र होते हैं हर राशि में, उसके किसी ना किसी नक्षत्र और चरण में होगा। तो जिस मोमेंट पे ये हुआ, चंद्रमा किस नक्षत्र के किस चरण में है, वो आपका नक्षत्र चरण हुआ। और उस नक्षत्र का जो स्वामी है वो, उससे आपके जीवन की महादशा प्रारंभ होगी। यानी आपकी लाइफ को जो अनलॉक करता है, खोलने की जो कुंजी है, वो आपका नक्षत्र का चरण है। और ये पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे आपका पेन ड्राइव है जो साथ में आता है। उसको लगाते ही वो फाइल खुलती है, उसमें रिकॉर्डेड है सब कुछ। और what is your horoscope? It is nothing but carry forward balance sheet of your previous birth deeds। जो वो पेन ड्राइव लगता है ना, नक्षत्र का चरण कितनी डिग्री पे, और वो खुल जाता है, वहां से जीवन प्रारंभ होता है। ओके। ये है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए जिस समय जन्म हुआ, सिंह राशि उदित हो रही थी, लगन हो गया सिंह। और मैं बता दूं 24 घंटे में हर दिन 2 घंटे ऐसे होते हैं कि जिस राशि में चंद्रमा है वो राशि भी तो उदित होगी। यानी उन लोगों का लगन और राशि सेम हो जाती है। लगन भी वही होगा और राशि भी सेम होगी। राशि भी वही होगी। जैसे कि आज
चंद्रमा कुंभ राशि में है इस समय पे, और शतभिषा नक्षत्र में है अंतिम चरण में। तो इस समय जिसका जन्म हुआ और वही उदित हो रही है कुंभ, तो उसका लगन भी कुंभ हुआ, उसकी राशि भी कुंभ हुई, जिसको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार आज की भाषा में। और नक्षत्र चूंकि शतभिषा है, ये राहु का है, तो उसकी लाइफ राहु अनलॉक कर रहा है और वो राहु की महादशा में पैदा हुआ है। अब नक्षत्र तो 13 डिग्री 20 मिनट का है, राहु की पूरी महादशा 18 साल की है। तो मान लीजिए कि उसके पैदा होने से पहले शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा 6 डिग्री 20 मिनट चल चुका है, यानी आधा चल चुका है 13-40 में से। अब जो है वो महादशा कितनी रही? जस्ट हाफ, प्रोरेटा बोलते हैं इसको, यानी 8.5 साल की महादशा वो राहु की लेके आया है। ये उसके बाद राहु के बाद महादशा गुरु की आएगी, वो सीक्वेंस चलता है। तो इस वजह से मान लीजिए कि जो जातक पैदा हुआ उसकी सिंह लगन है, सिंह लगन में पैदा हुआ, राशि उस समय मान लीजिए उसकी कुंभ है, 7वें घर में चंद्रमा हुआ, नक्षत्र जो हमने माना वो मान लीजिए, तो उसका लगन सिंह, राशि कुंभ, नक्षत्र शतभिषा, उससे आपकी लाइफ अनलॉक हो रही है। ये है वैदिक। वाह वाह, मेरे को लग रहा है अपने सालों का जो ज्ञान है ना, ऐसा आपके टिप्स पर है वो बिल्कुल सारी डिग्रीज। वाह वाह वाह, ओके सर, नाइस। तो लाल किताब क्या लोगों द्वारा ट्रांसफॉर्म और अपग्रेड करते गए क्या लोग उसको, अलग अलग जो ज्ञानी लोग आते गए? हाँ, ये अद्भुत रहस्य है कि अब हम जब बात करते हैं वैदिक की, तो ये हमने बताया राशि, नक्षत्र, ग्रह। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि जो 9 ग्रह हैं उनके आपस के संबंध कैसे हैं। यानी लगन अगर लग्नेश में बैठा है अपने ही घर में, तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी और लगन पूरे जीवन को कंट्रोल करता है। धनेश धन में बैठा यानी सेकंड हाउस का मालिक, तो धन की स्थिति अच्छी होगी। कर्मेश कर्म में बैठा यानी अपने घर में बैठा हर कोई चौधरी होता है। हाँ, सही बात है। यानी प्लेनेट अपने घर का होता है। जैसे मैंने क्या बताया, मंगल की राशि क्या है? मेष और वृश्चिक। अगर मंगल इन दोनों राशियों में कहीं बैठा है तो वो चौधरी है, तो अपने बड़े अच्छे फल देगा, पूरे फल देगा। और अगर वो अपने दुश्मन राशि में चला गया तो वहां तो वो कहेगा मेरी जान कैसे बच जाए, अपने को बचाएगा, दूसरे को क्या बचाएगा। बिल्कुल सही है। और जब मित्र ग्रह हो, जैसे 2 मित्र साथ बैठे हैं तो अच्छी बातें होंगी। हम यहाँ बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। मान लीजिए मैं ऐसी जगह घिर गया, बैठ गया जहां मेरा शत्रु सामने बैठ के घूर रहा है, तो मैं तो अपनी जान बचाऊंगा ना भाई, पहले दूसरे का भला क्या करूंगा। तो ग्रहों के आपसी संबंध क्या है, दृष्टियां क्या हैं, उस हिसाब से वो शुभ हैं अशुभ हैं, उन भावों के फलों को हम जो है एनालिसिस करके और लोगों को गाइड करते हैं। उसके हिसाब से क्या पूजाएं हैं, क्या उपाय हैं, हर ग्रह के अपने मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, अपने जेम्स हैं, पूजाएं हैं, दान हैं, यात्राएं, तीर्थ यात्राएं हैं, ये सब बातें इन्वॉल्व हैं। अब जो लाल किताब है उसका जो राइटर है अनसंग हीरो है। अच्छा। और ये है तो प्राचीन, लेकिन इसका पता लोगों को था नहीं। और ये अरेबिक और उर्दू में लिखी हुई है। ओके। और अविभाजित भारत के किसी लाइब्रेरी में, पंजाब की लाइब्रेरी में थी, और उस पर धूल जम रही थी। एक महान ज्योतिषी हुए 20वीं शताब्दी के, पंडित रूपचंद जी जोशी। ये जालंधर के पास फरवाना विलेज में, और ये गवर्नमेंट सर्विस में थे अंग्रेजों की, बड़े ज्ञानी थी। इनकी कहीं नज़र वहाँ पड़ गई, और उस समय बोलचाल की भाषा अरेबिक और उर्दू ही हुआ करती थी पंजाब वाले क्षेत्र में, हर एक को आती थी। आज अजूबा है ना हमारे लिए। तो उन्होंने उस बुक को पढ़ा, तो उस कई मतलब उसमें बहुत लोगों ने बड़ा प्राचीन कोई संकलन इकट्ठा किया कि कैसे वैदिक को आगे बढ़ा के सिंप्लीफाई कर दें, लोगों को जीवन के सरल करने के लिए, उनके जीवन की समस्याओं को इजी करें, अच्छी तरह से सस्ते में निपटा। हाँ। नेचर से कनेक्ट किया गया है। और रूपचंद जी जोशी ने उसका अध्ययन किया। उन्होंने 1939 में
लाल किताब के अरमान, लाल किताब के फरमान, उन्होंने इसको लाल किताब नाम दिया क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो लालिमा होती है और हमारे अंदर जो 70% जल है उसके अंदर जो चलता है खून मिक्स होके लाल रंग है। और जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, जल तत्व की इंपॉर्टेंस बताता हूँ, तो कहते हैं ब्लड गाढ़ा होके क्लॉटिंग ना हो जाए, उसकी जो क्लॉटिंग ना हो जाए, ब्लड थिनर दिया जाता है उसको। तो लाल किताब का नाम इस तरह से आता है। तो लाल किताब के अरमान, लाल किताब के फरमान, फिर लाल किताब गुटका 1942 में और 1952 में उन्होंने बृहत्तर लाल किताब जनता के लिए लिख दी, लेकिन उसमें पूरे भारत में सिर्फ 30 कापियां थी, साइक्लोस्टाइल हुई थी। प्रिंट मीडिया वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं था और खरीदार भी नहीं थे, मिस्ट्री है एक। अब मैं बताता हूं कि लाल किताब और वैदिक में क्या कोरिलेशन है। लाल किताब ये कहती है कि मैं ना तो राशियों में बिलीव करती हूं ना नक्षत्रों में बिलीव करती हूं। ओके। दो जो अब मैंने अब डिस्कस किया उसमें से क्या माइनस कर दिया? अच्छा। यानी आप ये इमेजिन करिए कि आपकी कुंडली 3 डायमेंशनल है और उसमें चीजें मूविंग और फ्लोटिंग। उस कुंडली को वो कहती मैंने डाल दिया समुद्र में। ओके। ग्रह तो तैरते रहे, भाव तैरते रहे, राशियां और नक्षत्र डूब गए समुद्र में। ओके। इसलिए लाल किताब का एक नाम समुद्रिका भी है। समुद्रिका, वाह। ओके। अब वो कहती लाल किताब कहती मैं तो ना नक्षत्र में विश्वास करती हूँ ना राशि में, भाव और भाव जो जहां था वहीं रहा, नक्षत्र ग्रह जो जहां था वहीं रहा, पर वो फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अब आपकी कुंडली सिंह लगन की थी, हमने जो एग्जाम्पल ली है। अब सिंह लगन मैंने पहले ही बता दिया था कि गिनती पे चलता है, वहां 5 लिखा था, वो आपका लगन था। अब वो तो डूब गया 5 नंबर, और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग सारे 1 से 12 तक जितने थे सब डूब गए। करेक्ट। अब वो लगन था ना, उस वहां उन्होंने 1 लिख दिया। ओके। अब वैदिक भी कहती ये पहला घर है, तो 1 लिखा। जहां 5 के बाद 6 लिखा हुआ था वहां 2 लिख दिया। हाँ। जहां 6 के बाद 7 लिखा था वहां 3 लिख दिया, एंड सो ऑन। जहां लास्ट में 4 लिखा था वहां 12 लिख दिया। ये इस कुंडली की, यानी हर कुंडली को 1 से शुरू करके 12 तक ले जाना। और ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष, पूरी सृष्टि की बात हो रही है। अब हम बात सृष्टि पे चली जाएगी। काल पुरुष का जो सिर है वो पहला पक्का घर है। ये वहां भाव और राशि कहते हैं, यहां कहते हैं पक्का घर। घर नहीं, पक्का घर। घर तो वो भी कहती है लेकिन वो पक्का नहीं कहती है, ये पक्का कहती है। पहला पक्का घर, दूसरा पक्का घर, 12वां पक्का घर। अब कौन से पक्के घर का मालिक कौन सा है, कारक कौन सा है, वो मैं डिफाइन करता हूं। कहां फर्क आता है? यानी वैदिक तो साइंस है, लाल किताब उसकी टेक्नोलॉजी। ओके। ओके। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, त्रिनेत्र खोल देती है। पहला पक्का घर मालिक कौन है? मैंने पहली राशि मेष का मालिक कौन बताया था आपको? मंगल। तो पहले पक्के घर का, यानी हर एक आपकी कुंडली 1 से 12 तक कोई भी लगन रहा हो, जब लाल किताब में कन्वर्ट होगी तो सबसे पहले 1 लिखा जाएगा। हाँ। पहले पक्के घर का मालिक मंगल, लेकिन कारक सूरज है। ये भी राजा की गद्दी है, यानी पूरे जीवन का आधार है। आप अपने आपकी फेस वैल्यू तो होती है, करेक्ट, और उसी से सब चलता है। तो भगवान गणेश जी की फेस वैल्यू ही चेंज हुई थी जब हाथी का सिर लगा था, वो भी कनेक्टेड है। तो कारक सूर्य है। सूर्य पूरे आपके हड्डियों का मालिक है, आपकी दाईं आंख का मालिक है। सूर्य जो ग्रह मंडल का राजा है। तो पहला घर जो गद्दी है, तो गद्दी तो राजा की रहेगी, लेकिन मालिक वहां मंगल है, कारक सूरज है, से सूरज की रहेगी। दूसरा पक्का घर, दूसरी राशि वृषभ मैंने बताया, शुक्र की, नो प्रॉब्लम। दूसरा पक्का घर शुक्र का ही है, कनेक्टिविटी वहीं से, लेकिन इसका कारक गुरु है, क्योंकि ये आपकी वाणी है, ये आपकी आजीविका है, धन है, आपका परिवार है, आपकी एजुकेशन भी है। तो उसका कारक जो है वो गुरु है, मालिक तो शुक्र है।
अभी अगर क्लियर नहीं होता तो मैं बताता हूं। मैं आपके पास आया हूं, आपके पास बैठा हूं, इसके मालिक तो आप हैं, लेकिन कारक हम दोनों हैं। मैं नहीं हूं तो आप सवाल किससे पूछेंगे? अच्छा, हाँ। और आप नहीं है तो मैं जवाब किसको दूंगा? करेक्ट। यानी यहां जिस घर में हम बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, उसके मालिक तो आप हैं अमित जी, लेकिन कारक हम दोनों हैं। तब जाके ये पॉडकास्ट बन रहा है। करेक्ट, करेक्ट। तीसरा पक्का घर, तीसरी राशि बुध की है, मिथुन। और वो काल पुरुष के कंधे हैं। शौर्य। जब पहले ना तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, इससे चलते थे। उसमें स्किल थी। हर कोई भाला नहीं फेंक सकता, आज भी नहीं फेंक सकता। ओलंपिक का चैंपियन एक ही है। तो स्किल है इसमें, लेकिन इस स्किल के लिए आपको चाहिए क्या? ताकत। उसने 90 मीटर भाला फेंक दिया। है किसी में दमखम इजली? तो शक्ति कौन देता है? मंगल। ओके। यानी इसका मालिक तो बुध है, स्किल चाहिए हाथ चलाने के लिए, लेकिन जो शौर्य देता है, मंगल देता है, इसका कारक मंगल है। आई थिंक इट्स क्लियर। जी जी जी। चौथा पक्का घर, भूमि, भवन, माता, वाहन का सुख। चौथी राशि कर्क, चंद्रमा उसका मालिक है, वो हृदय भी है। चंद्रमा मन सो जाता, आपका हृदय भी है, माता भी है। माता कितना प्यार करती है, पहली गुरु होती है। माता के बिना आप जीवन की कल्पना कर सकते हैं? तो उसका कारक भी चंद्रमा को रखा है, क्योंकि उसको दूसरी राशि नहीं दी गई है। पांचवा पक्का घर सिंह राशि है, यानी कनेक्टिविटी वैदिक से आ रही है, पर ये काल पुरुष। अब पांचवा पक्का घर पेट है। ये सूर्य की राशि है, ग्रह मंडल के राजा की, लेकिन ये आपकी अथॉरिटी है। वहां तो सूरज का रोल है, अथॉरिटी है। ये आपके संतान का भाव है, आपकी हायर एजुकेशन का भाव है, आपके रोमांस का भाव है, और भी बहुत चीज़ें, जैसे ट्रैवल वगैरह, पहाड़ों की यात्राएं। इसका कारक गुरु है। और ये कहते हैं कि अगर पंचम भाव में सूर्य बैठा है, चौधरी अपने पक्के घर का मालिक है, ऐसे जातक का उत्थान राजा करवा देता है। पांचवें का सूर्य बहुत प्रबल है। और अगर गुरु बैठा है तो कारक तो गुरु है इसका, तो ऐसे जातक का उत्थान उसका गुरु करवा देता है। पांचवा पक्का घर पिछले जन्मों का कर जो आपका है, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस की है, लेखा जोखा है, पांचवा भाव। और वहां गुरु बैठा है तो ये सिद्ध होता है कि पिछले जन्मों में आपके कर्मफल बहुत अच्छे थे। और गुरु उत्थान कराता है। इसका मैं अद्भुत एग्जाम्पल देता हूं आपको। योगी आदित्यनाथ जी, सिंह लगन है, शेर की तरह दहाड़ते हैं। और पांचवें घर में धनु राशि का गुरु है। तो धनु राशि का जो गुरु होता है, धनुष, ये गुरु द्रोणाचार्य हैं। पांचवें घर के गुरु द्रोणाचार्य हैं। और वैसे लोग बहुत फोकस्ड होंगे जिनका धनु का गुरु होता है ना, उनको सिर्फ और सिर्फ आंख दिखती है, ना चिड़िया दिखती है, ना जंगल दिखता है। और वो हैं योगी आदित्यनाथ। गुरु कृपा से, गुरु के तो लाखों शिष्य होते हैं, उनके गुरु ने पहले तो उनको अपनी पार्लियामेंट की सीट दी, क्योंकि गुरु को पता होता है कि उन्होंने कब ब्रह्मलीन होना है। भगवान से जुड़े होते हैं। और जब ब्रह्मलीन होने का समय था तो गुरु गोरखनाथ के आश्रम का हेड महंत अपनी सारी शक्तियां उनमें निहित कर दी और वो ब्रह्मलीन हो गए। उदाहरण सामने, लाल किताब यूं बोलती है। अब आ जाइए छठा पक्का घर। तो योगी आदित्यनाथ जी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अक्टूबर 2000, उनकी कुंडली में बुध आदित्य योग है, उनकी कुंडली में बहुत पराक्रम का योग है, उनका गज केसरी योग है। उनकी कुंडली में गज बोलते हैं हाथी को, केसरी बोलते हैं शेर को। जंगल में जब शेर दहाड़ता है
और आप कभी उनकी स्पीच सुनिए, कभी उनको विधानसभा में बोल, शेर की तरह दहाड़ते हैं। लोग अपनी विधानसभा की सीट डर के छोड़ गए और पार्लियामेंट में जाके बैठ गए। इतना डर गए सामने वाले उनसे। शेर हैं वो, शेर। और उनके 10वें भाव में सूर्य, शनि और बुध बैठे हैं। और 10वें भाव का, कर्म भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव में बैठा है, मंगल के साथ पूरी ऊर्जा उसको दे रहा है। और उसको गुरु पूरी दृष्टि से देख रहे हैं। गुरु पंचम में बैठ के उनके 9वें भाव को, लाभ स्थान को और लगन को देख रहे हैं। उनके 7वें में चंद्रमा है, कुंभ राशि का। गजब का कुंभ का मेला जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनकी राशि कुंभ है। और लगन को देखता है गुरु और लगन को देखता है चंद्रमा। उनके लगन में दृष्टि बंधन से गज केसरी योग बनता है। अद्भुत गुप्त रहस्य, ये इस योग को हर कोई पकड़ भी नहीं पाता है। अब आ जाए छठा घर, रोग ऋण शत्रु। छठा घर ये लोअर एब्डोमेन। ठीक, मैं बॉडी पार्ट भी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। रोग ऋण शत्रु। अब छठी राशि कन्या किसकी है? बुध की, मैंने बताई थी। तो इसका स्वामी बुध हो गया। अब कारक इसका बुध और केतु भी है। क्योंकि राहु और केतु को ब्रह्मा जी ने कोई राशि नहीं दी, अलॉटमेंट कर दी, क्योंकि ये तो उपद्रवी तत्व थे। भाई धोखाधड़ी से इन्होंने जो पाया ना अमृत पान करके, राइट। तो जब इन्होंने ब्रह्मा इन्हें राशियां वितरित कर दी, सबके फ्लैट पे नेम प्लेट लग गए, तो ये उत्पात करने लगे। जैसे आजकल जंतर मंत्र पे बैठ के काले झंडे लेके बैठ जाते हैं ना, ये उन्हीं की औलाद हैं। तो ब्रह्मा जी भी चकरा गए कि ये उत्पात करके मेरी सृष्टि में पंगा कर देंगे। और पंगा तो इतना करते हैं, सूरज को ग्रहण लगा देते हैं, चंद्रमा को लगा देते हैं। यानी बाकी ग्रह सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं। सूर्य बैठा तो राहु बैठा तो उसको ग्रहण लगाते हैं, उससे सूर्य की स्थिति कर देता है। मतलब इतने भारी पड़ते हैं कई जो अपोजिशन वाले होते हैं जी। तो उनको लेना पड़ता है साथ कोलिशन में। अब ब्रह्मा जी चकरा गए कि अब ये उत्पात तो कर देंगे। उन्होंने अपनी चला तो ली। तो 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 9 या 27, हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र की 13 डिग्री 20 मिनट, तो यानी 3 मिला दो 40 डिग्री, 40 9 जा 360 डिग्री। खेल सारा 360 के अंदर ही है। करेक्ट। 3 + 6 9 ही बनते हैं जी। वो भी एक यूनिवर्सल नंबर है। तो इन्होंने हल्ला चला किया। तो अब वो डिप्लोमेटिकली खेले। ब्रह्मा जी कहते देखो देखो देखो, अभी अंदर रूम जो है ना वो पूरे अलॉट नहीं किए, शांत रहो, मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूँ, जैसे बड़ा बॉस बोलता। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने इसको लेट किया तो और उत्पाद करेंगे। सबसे पहला नक्षत्र जो था वो केतु को दे दिया, अश्वनी, शांत हो गया। फिर दूसरा शुक्र को, तीसरा सूर्य को, चौथा चंद्रमा को, 5वां मंगल को, छठा नक्षत्र फिर राहु को दे दिया, आर्द्रा जिसको बोलते हैं, पहले 4th सेट। अब जो है उनको कोई राशि तो मिली नहीं, नक्षत्र मिल गए। मतलब जो जमीन है बराबर की है, 40-40 डिग्री का क्षेत्र है पूरे ब्रह्मांड में 9 ग्रहों का। अब वो ये कहते हैं कि हमको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो सुना होगा आपने। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारी जो ज्योतिष है, आज कोई मैनेजमेंट उठा लो, सारी उसकी कॉपी है, उसके बाहर कुछ नहीं। हार्वर्ड भी और कुछ भी, ऑक्सफोर्ड भी, कुछ बाहर नहीं है। ये तो उसके सामने छोटे छोटे चीजें हैं। अगर आप इसको समझ गए, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए इसको इतना दबाया गया विदेशियों द्वारा। अब केतु को कहता है मुझे कुछ तो दो, दे दिए, इसका करूं क्या मैं? छठे घर में कारक और बुध और केतु दोनों हैं। ओके। यहां से आपका रोग ऋण शत्रु का पूरा विवेचन होता है। अब आ जाइए 7वां पक्का घर। हम कोरिलेशन भी बात कर रहे हैं ना दोनों की, और अलग ये कैसे उस सब को लेते हुए चल रहे हैं। तो 7वां पक्का घर जो है वो तुला राशि है, शुक्र उसका स्वामी। तो 7वें पक्के घर का मालिक भी शुक्र है। लेकिन 7वां घर है क्या? पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हो, पति पत्नी, जब हम देखते हैं ना कि इसकी वाइफ कैसी होगी, 7वें घर से देखते हैं। अब 7वें घर का मालिक तो हो गया शुक्र। शुक्र क्या है? धरती है, मिट्टी है, कोई भी फसल उगा लो। अब पति पत्नी का घर है, तो जब तक 2 नहीं होंगे
सृजन होगा नहीं। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो इसमें शुक्र तो मालिक है, लेकिन कारक शुक्र और बुध दोनों ही हैं। जब दो होंगे तभी तो पार्टनरशिप होगी, तभी पति पत्नी का संबंध होगा और सृष्टि होगी। तो जो शुक्र है वो चक्की जो होती थी ना घरों में पहले, आजकल तो शायद जनरेशन को पता भी नहीं होगा, ग्राइंडर चलते हैं हाँ। इलेक्ट्रिकल, तो नीचे का जो पार्ट है फिक्स रहता था, वो शुक्र है। ओके। ऊपर के जो हाथ पकड़ के चलाते थे ना, वो बुध है। तो चलती चक्की संसार की, देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये है सातवां घर, तब सृजन होता है और दुनिया चलती है। और कुंडली में सातवां घर यही है, ये वाला हिस्सा, आपके जेनिटल पार्ट। अब आठवें घर पे आते हैं। आठवीं राशि वृश्चिक, मंगल। फिर पक्के आठवें घर का मालिक मंगल ही है। कनेक्टिविटी वहीं से आती है, कुंडली भी वहीं से बनती है वैदिक से, सिर्फ उनको आगे रीडिफाइन किया गया। अब आठवां पक्का घर आपके जीवन का संघर्ष है। ये मृत्यु का स्थान है, शमशान घाट है। इससे चीज निकल जानी है। और ये आपका ये जो पार्ट है, देखिए सेकंड हाउस है ये। खाना कहाँ से खाते हैं? इसकी सीध में मल द्वार आता है, बिल्कुल सही, वहां से उसका जो वेस्ट है निकल जाना है। बिल्कुल। प्रकृति की लीला को समझो। आठवां घर है, वही मृत्यु स्थान है, वही शमशान घाट है। लेकिन वो वेस्ट निकला, उसने जो आपको एक्सट्रैक्ट आया, ताकत दी, वो पूरी बॉडी को पुष्ट कर रहा है। करेक्ट। यहाँ से चला, सारा इसको डाइजेस्ट करता, पूरा सिस्टम में अतड़ियाँ हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, सब मेडिकल साइंस। लेकिन पीछे से तो वो निकल गया वेस्ट, आगे भी जो पार्ट है जेनिटल, वहाँ क्या आता है? उसकी सारी शक्ति। और उससे सातवां घर पति पत्नी का है, लेकिन पति पत्नी के संबंध आठवां घर, और उससे सृजन होता है। दोनों घर युक्त हैं, वो ये पार्ट है। कूल्हों तक आ गए हम शरीर। क्लियर? अब आठवें घर का मालिक तो चंद्रमा है। ये मृत्यु का स्थान है। प्रकृति जो मृत्यु देती है वो भी है, आपकी डीप थिंकिंग है ये बहुत ही मिस्टीरियस, 12 में से सबसे मिस्टीरियस भाव है। आपकी इंट्यूशन है, और ये पलट के दूसरे भाव को देखता है जो धन का भाव है। अगर इसमें कॉम्बिनेशन सही है, अचानक धन प्राप्ति, गड़ा धन भी। यही जो कहते थे ना पुराने जमाने में, हल चला रहे थे और एक वो टकरा गया हल, और उससे सीता माता, एक सोने का एक मटका निकला, उसमें स्वर्ण मुद्राएं निकली, सीता माता भी वहां से निकली। हाँ। जानकी। तो ये जो आठवां घर है अद्भुत है। ये मृत्यु भी देगा, गड़ा धन भी देगा, अगर आपकी किस्मत का है कुछ। जैसे आजकल तो ऐसा खेत चलाते नहीं हम लोग, हल चलाते नहीं है, और ट्रैक्टर में अगर लग भी गया तो इतनी पावर होती है, खींच के निकल जाता है। उसमें तो अटक जाता था। तो आठवां पक्का घर, इसका जो कारक है कौन है? आपको प्रकृति मृत्यु देती है। अभी 5 दिन पहले उत्तराखंड में ऊपर से इतना मलबा आया, लाखों टन, पूरा गांव साफ हो गया विद इन सेकेंड। वो टीवी पे दिखा रहे थे, इतना दुखद। और उस दिन जो मंगल और शनि लगभग सेम डिग्री पे थे। प्रकृति बोलती है। तो क्या फांसी इससे ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ दे होती? जो उनकी मृत्यु हुई, 40-40 फीट जो कीचड़ उनके ऊपर मलबा जमा हो गया, पता नहीं वो कहाँ चले गया, क्या हुआ होगा उनका। 12 जून को जो है एक फ्लाइट अहमदाबाद से उड़ती, विद इन सेकेंड्स 242 में से एक बचता है। यह अजूबा है, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हुए। तो उसके साथ जहां गिरा वहां 25-30 लोग मरे। ये फांसी नहीं है क्या? क्या फांसी इससे ज्यादा दुखदाई हो सकती है? ये फ्लड जो आ रहे हैं, बड़े बड़े भूकंप में लोग मर रहे हैं, ये बम्बार्टमेंट हो रही है, बेकसूरों को मारा जा रहा है, ये फांसी नहीं है। ये फांसी सिर्फ कोर्ट की सजा से लगती है। आठवें घर की चर्चा हो रही है ये, और आठवें घर का कारक मंगल मालिक होने के कारण कारक है।
लेकिन शनि और चंद्रमा 8वें पक्के घर के कारक मंगल, शनि और चंद्रमा तीनों हैं। आपने कोई सुना है जो फाइनल सुनवाई होती है केस की, किसी ने हत्याएं की हैं, उसको फांसी की सजा देनी है, कोई सिंगल जज उसको डिसाइड करता है? आपका जीवन मरण का प्रश्न है, एक के हाथ में कैसे दे सकते हो? बायस्ड हो सकता है। हमेशा आपने सुनी होगी 3 जजेस की बेंच है या 5 जजेस की। बिल्कुल सही, करेक्ट। कभी भी इवन नंबर में नहीं होगी बेंच कि 2 जज हैं 4 जज हैं, फैसला हो ही नहीं सकता, ड्रा हो जाएगा। हमेशा पंच परमेश्वर कहे गए हैं। तो 3 की होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को इंडिकेट करता है, और ये 5 की होती है पंच महाभूत तत्व, पंच परमेश्वर। ये गिनती के पीछे भी बड़ा गहरा राज है। 5 का अंक सूर्य का, ये बुध का अंक है, और 3 का गुरु का अंक है, दोनों बुद्धि से युक्त हैं। तो क्या किसी को मृत्यु कोई अकेला ग्रह दे सकता है या अकेला जज दे सकता है? नहीं। अब 8वां घर मृत्यु का है, वो बताता है कि कब किसको किस हिसाब से मृत्यु देनी है, लेकिन उसके 3 जजेस की बेंच है, मंगल, शनि और चंद्रमा। ओके। आपको लगता होगा चंद्रमा सॉफ्ट प्लेनेट है, लेकिन वो अपने जजमेंट में जरा भी तरस नहीं खाता है, इतनी गहराई। ये मृत्यु का भाव है। 9वां भाव बहुत बढ़िया भाग्य का भाव है। अब 9 नंबर राशि किसकी है? गुरु की, धनु राशि। इसका मालिक भी गुरु है, इसका कारक भी गुरु है, और जिसके 9वें में गुरु बैठा है, बढ़िया, उसकी जिंदगी तो बहुत बढ़िया होगी, इस जीवन में भी और जीवन के बाद भी। अद्भुत है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी भी है, उसकी समाज में यश मान प्रतिष्ठा भी खूब होगी, ज्ञान भी खूब होगा। मंत्रना, गुरु जो है सलाह देता है, मंत्रना, बड़ा मंत्री पद, बड़े बड़े पद हो सकते हैं उसके पास। अद्भुत है ये। और इसमें लाल किताब और वैदिक दोनों सहमत हैं। और उसके साथ अगर उसका परम मित्र चंद्रमा बैठ गया, ये बन जाता है गज केसरी योग। और ये 9वें भाव में गज केसरी योग जब बन जाता है, लाल किताब ये कहती कि जिसकी कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा होता है, वो जातक कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, अंडरलाइन इन्वर्टेड कोमा, बड़े होते होते जहाजों का मालिक हो जाएगा। वाह। और इस पे वैदिक भी सहमत है, गज केसरी योग बन गया आपके भाग्य भाव में। धर्म भाव है ये आपकी कुंडली का, ये प्रबल है, वो आदमी हमेशा तरक्की करेगा, वो तर्क संगत और न्याय संगत होगा। अब आगे बढ़ते हैं 10वें पक्के घर पे मकर राशि है। 10वां पक्का घर शनि का है, आपके कर्म हैं, आपकी आजीविका कैसे चलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, इसका कारक भी शनि है, लेकिन साथ में गुरु भी है। अच्छा। क्योंकि 10वें पक्के घर को पार्लियामेंट, सीनेट, राजा की गद्दी भी कहा जाता है। अब कारक 2 क्यों हैं? शनि क्या है? मासेस, जनसाधारण। उस पे राज कौन करेगा? राजा, सूरज। क्यों 2 होते हैं कारक, मैं बता रहा हूं, या क्यों 3 होते हैं? राज सत्ता है ये। वहां राजा होगा तभी तो जनता पे शासन करेगा, तभी जनता को मार्गदर्शन करेगा, विकास होगा। और अगर वहां जनमानस ही नहीं है तो राजा अकेला क्या कर लेगा? सत्ता किसके लिए? सत्ताधीश कौन होता है? जिसके नीचे जनसाधारण, जनता हो। करेक्ट। तो इसलिए 10वें पक्के घर का मालिक तो शनि है, कारक शनि और सूर्य दोनों है, दोनों बाप बेटे हैं। बनती नहीं है इनकी, कभी बनी है पब्लिक में और राजा में। अपोजिशन तैयार खड़ा रहता है, कितना ही अच्छा काम कर लो। गहराई है ये लाल किताब और वैदिक के कोरिलेशन की। त्रिनेत्र काल पुरुष क्या होता है? आपको बॉडी दिखाता है, ब्रह्मांड दिखाता है। यत पिंड तत् ब्रह्मांड। परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा।
अब 11वां पक्का घर 11वां पक्का घर भी कुंभ राशि शनि का है। मैंने कहा ना, 2 लगते घर ले लिए उन्होंने। एडमिनिस्ट्रेशन इजी होगा, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होगी नहीं एक घर से दूसरे में जाने में, बीच की दीवार निकाल दो। लेकिन मालिक तो शनि है, उसका कारक जो है ना गुरु है। तभी कुंडली में जहां गुरु और शनि इकट्ठे बैठ गए उसको बोलते हैं धर्मी टेवा। धर्मी टेवा, ओके। ये लाल किताब की टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग है। बराबर के ग्रह, टक्कर के ग्रह, धर्मी टेवा, अंधे ग्रहों का टेवा, मुकाबले के ग्रह, बराबर के ग्रह, ये सब जो ऋण पितरी के ग्रह, मतलब ये अलग ही टर्मिनोलॉजी है। क्योंकि शुरुआत ही पक्के घर से किया, वहीं से डिफर हो गया। अब 11वां पक्का घर शनि कार मालिक है, कारक गुरु है। अब 11वां घर है क्या? यहां आ गए आप, घुटने तक, थाइस तक, घुटने क्रॉस हो गए 10वें घर में। यहां है आप। अच्छा, ओके। आप बॉडी में यहां हैं, 11वें घर में आपकी पिंडलियां कहलाती हैं। हाँ, आप यहां आ गए। तो 11वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपके पाँव में कभी कमजोरी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं होगी। ये सारा कोरिलेशन है। अब 11वां घर है कोर्ट रूम, न्यायालय। आपने देखा होगा जज जो है ना, काला कोट पहन के बैठा होता है। काला ही क्यों पहनता है? आपने कभी पूछा नहीं जज साहब, आपने वाइट या कभी पिंक कोट पहनते, बड़ा सुंदर लगता था, वाइट पहन लेते, ग्रीन बड़ा अच्छा लगता, पिस्ता ग्रीन, क्या काला सा कोट पहन के बैठे हो? कभी किसी ने पूछा जज साहब से? पूछना चाहिए ना। काला रंग जो है शनि का है, तो इसलिए कहते हैं 11वें पक्के घर का मालिक तो शनि है। जज साहब है वहां। अच्छा। उसके सामने सब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, मालिक है वो। लेकिन जो मालिक है वो न्याय कैसे करता है? भाई जहां मर्डर हुआ, रेप हुआ, आगजनी हुई, दंगे हुए, क्या जज साहब वहां थे क्या मौका वारदात पे? फिर जज साहब को क्या राइट है कि वहां खड़े बैठ के अपने इसी कोर्ट में डिसीजन दे रहे हैं? जज साहब को ये राइट किसने दे दिया? प्रश्न उठता है। जज साहब को राइट है क्योंकि शनि जी ने उनको असाइनमेंट दिए कि वो कर्म फल दाते हैं, कर्मों का फल देना है, इसलिए हैं। और कर्मों का फल देते कैसे हैं? उनके सामने कटघरे में खड़ा होता है गवाह, गवाहों की पेशी। गवाह जब खड़ा होता है तो अपने धर्म की कसम खाता है, जो भी है, अपनी धार्मिक पुस्तक की, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, एंड सो ऑन, कि मैं कसम खा के कहता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। और अगर गवाह ने गवाही ही गलत दे दी, झूठी दे दी, जज साहब क्या करेंगे? तो जज साहब जब डिसीजन लेते शुरू होता है, गवाहों की गवाही के आधार पे पहला गवाह ये कहता है, दूसरा ये कहता है, तीसरा ये कहता है, कौन सा उसमें जो है, जो एक दूसरे के विरुद्ध जा रहे हैं या सेम जा रहे हैं, तो उस हिसाब से विवेचना करनी पड़ती। और कई बार आपने सुना होगा गवाह मुकर गया गवाही से। हाँ। गवाह का जब वो जेल से जा रहा था गवाही देने ले जाया, रास्ते में मर्डर हो गया। अभी रिसेंटली बिहार में भी हुआ। इतना इंपॉर्टेंट है ये घर। और लाल किताब का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। झूठी गवाही से कसूरवार तो बच जाएगा, बेकसूर मारा जाएगा। और जो आपको अलामत लगेगी उसकी, वो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को खत्म करके छोड़ेगी। ये है 11वां घर। शनि क्या है? अब देखिए, पूरा ब्रह्मांड इन्हीं से विवेचन करना है। भाई 100 साल पहले तक आईटी, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर कुछ नहीं था, ये सब था ही नहीं। आ गया तो उसको 9 ग्रह और 12 राशियों में ही, 12 पक्के घरों में ही कनेक्ट हो रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकृति ही वो करवाती है आपसे। पहाड़ है, शनि पहाड़ है, पत्थर है। और गुरु क्या है? धर्म स्थान है। तो पहाड़ों पे धर्म स्थान, कैलाश पर्वत, पहाड़ के ऊपर भगवान वैष्णो देवी माता जी, बाबा अमरनाथ, तिरुपति बालाजी, और आपकी जो साउथ में है
हमारे मल्लिका अर्जुन जो आपके ये हैं भगवान शिव का जो मंदिर है बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग, तो ये सब पहाड़ों पे हैं। क्या भेद है? भगवान क्यों पहाड़ पे चले गए? ये 11वां पक्का घर है प्रकृति का, जो धर्म स्थान पहाड़ों पे है। और इसीलिए जिनके जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं ना, लोगों का ड्रीम होता है कि लाइफ में एक बार कैलाश पर्वत हो जाए, अमरनाथ यात्रा कराएं। मैंने तो माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लो, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है, फ्लाइट है, आगे भी हेलीकॉप्टर जाता है। लोग जो माता के भक्त मैंने देखे हैं जो हर साल जाते हैं नियम से, मेरे लाइफ में उनकी बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। और वैदिक ये कहती है 11वां जो घर है आपका वो लाभ स्थान है, गेन्स हैं, एम्बिशंस फुलफिल होती हैं। तो भगवान के घर जाके जो एम्बिशंस फुलफिल होते हैं, मैनिफेस्टेशन का गढ़ है 11वां घर। ये बता रहा हूं, मैनिफेस्टेशन से हम शुरू हुए। आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, पहाड़ के ऊपर जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वहां जाके करो, बहुत जल्दी सुनवाई होती है। 12वां पक्का घर भचक्र का अंतिम घर है। ये मीन राशि है वैसे तो, मीन राशि का स्वामी गुरु है, तो 12वें पक्के घर का मालिक गुरु है। और ये अंतिम घर है, ये आपका शयन कक्ष है। कितना विरोधाभास है। ये आपका फॉरेन है, जिनकी कुंडली में 12वें घर में कई घर बैठे हो, ग्रह बैठे होते हैं कि तो भाई फॉरेन जाके सेटल हो जाएगा, और होते हैं लोग। ये अगर अब पक्का घर तो गुरु का है, इसका कारक गुरु है, लेकिन फिर झंडा उठा के काले जो चलते हैं। राहु ने बोला कि ब्रह्मा जी 12वां घर आ गया, केतु को 6ठे घर में आपने कारक बना दिया, मैं अभी तक मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। फिर हल्ला चिल्ला शुरू हुआ। 12वां घर विवाद है इसीलिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको रुको, गुरु जी को समझाया तो ये कपड़ा कर देगा। अभी जो हमें डेलीगेट्स गए थे ना फॉरेन, अपोजिशन वाले भी साथ लिए हुए थे, कारक थे वो, समझ लो क्यों लिए थे। और 12वां पक्का घर फॉरेन है, फॉरेन में डेलीगेशन गए थे सारे जो, इसलिए 12वें पक्के घर का मालिक गुरु है, लेकिन कारक गुरु और राहु दोनों हैं, दोनों हैं उसके कारक, जो कि विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो जब उसमें जेल यात्रा भी 12वें घर से है, लंबी हॉस्पिटलाइजेशन भी 12वें घर से है, कोर्ट के भयंकर झगड़े भी वहां से आ जाते हैं। यानी ये घर अच्छा भी है बुरा भी है। जब गुरु उसको अपने अंडर लेता है कारकत्व में तो अच्छे फल मिलेंगे, जब राहु ने ले लिया तो आपके हिसाब किताब चुकता कर देता है। और यहाँ राहु जो है ग्रह फल का फल देता है। मतलब लाल किताब में 2 तरह के फल होते हैं, राशि फल का फल और ग्रह फल का फल। ग्रह फल का फल जब देता है ग्रह, उसका उपाय संभव नहीं, यानी वो एडामेंट है, मुझे ये करना है तो करना है, तो जो मर्जी मेरी मस्कागिरी कर ले, चमचागिरी कर ले, मैं ये करने ही वाला हूँ। कई बार अफसर गर्मी खा जाता है, तो चमचागिरी मत कर, ये तेरे साथ होना ही होना है। तो उस समय वो बंदा ग्रह फल का फल होता। तो इसलिए जब राहु कारकत्व में आ जाता है, जेल यात्रा भी करा देता है, अच्छा होगा फॉरेन सेटल भी कराएगा, बीमारी लंबी देगा, हॉस्पिटलाइजेशन करा देगा, डिटेक्ट ही नहीं हो देगा बीमारी। यह है 12वां पक्का घर। तो मुझे लगता है अब तक वैदिक और लाल किताब की संबंध हम समझ गए, और 12वां पक्का घर आपका ये पैर है। तो 12वें पक्के घर में किसके बढ़िया प्लेनेट बैठे हों, बड़ा जबरदस्त फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर बनते हैं वो। जबकि कहते हैं वैदिक देखते ही कहते हैं कि यार ये तो 12वें घर में बैठे हैं, क्या मिलेगा, ये तो व्यय का घर है। क्योंकि वैदिक जो कहती है तीसरा, छठा, 12वां तो निकृष्ट में आ जाते हैं, त्रिक। तो यहाँ डिफरेंस आता है। जब काल पुरुष की कुंडली लेके चलते हैं, कारक और पक्के घर के मालिक को लेके चलते हैं, तो इंटरप्रिटेशन कुछ और होती, त्रिनेत्र खोल देता। आपको प्रकृति के साथ जोड़ दिया उसने, लेकिन आधार कहाँ है, वैदिक में है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का खेल है। वो साइंस वैदिक है, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी जो बनाई गई उसका आधार वही रहेगा, लेकिन है ना।
आई थिंक मुझे लगता है इतना डिटेल में मैंने भी शायद पहली बार ही समझा है, और जिस तरह से आप समझा रहे थे, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि इतना ज्ञान ना होने के बावजूद भी मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, और थोड़ा सा इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा ये। तो बहुत ही अमेजिंग रहा। थैंक यू फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। मुझे लगता नहीं इतना डिटेल में कभी भी किसी ने समझाया होगा, और आपको कैसे वो टिप्स पे याद है सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ी बात है। गणपति जी की माँ सरस्वती की कृपा ही कह सकता हूँ मैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग अमेजिंग सर। आई थिंक अब तक मुझे लगता है जितने भी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी या लाल किताब में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको दोनों पहलू समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आपने जो समझाया है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सॉल्यूशन मिल भी गए होंगे इसी के अंदर। अब मेरा एक सवाल है सर आपसे यहाँ पर, कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी से कैसे कंबाइन करके अपने सपनों तक पहुँचा जा सकता है? ये बहुत ही उत्तम सवाल किया है आपने। मतलब ये मेरे दिल के बहुत नज़दीक वाला सवाल है। और मैं आपको बता दूं, जो एस्ट्रोलॉजी है ना, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। ओके, ग्रेट। क्योंकि जो ग्रह हैं वो हर वक्त चल रहे हैं। हाँ, आपकी कुंडली में तो जो बैठ गए, आपके कर्मों के फल के हिसाब से बैठ गए, लेकिन आपको इस जीवन में कर्म का अधिकार तो दिया है भगवान कृष्ण ने। हाँ, कर्मण्येवा अधिकारस्तु करेक्ट, मा फलेषु कदाचन। तो आपको आपके कर्मों पे अधिकार दिया है, और इसीलिए आपको मानव का जीवन दिया है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आगे के कर्म आप अच्छे कर सकते हैं ना। आप हमेशा अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, सराउंडिंग के लिए अच्छा सोचिए। हमारा धर्म ही इस पे आधारित है। हमारे धर्म में हर पूजा, हर समारोह जो होता है, लास्ट में क्या कहते हैं सुना है आपने? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। क्या इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन कुछ हो सकता है? ये सिर्फ हमारा सनातन ही कहता है, और सिर्फ अपने अपने धर्म की बात करते हैं। भाई हम ये भी कह सकते हैं विश्व का कल्याण हो, मानवों में सद्भावना हो, भारत का कल्याण हो, मानवों में सद्भावना हो। हमें दूसरों से क्या लेना देना, लेकिन हमारा सनातन हमेशा से जानता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक है। इसके अंदर जो वेव्स चल रही हैं, जो तरंगे चल रही हैं, ऊर्जा की शक्ति अनंत है। यहाँ अनंत शक्ति है। आपको उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना है। तो वो मोल्ड करने का तरीका है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सारे प्राणी जो हमारे सराउंडिंग में हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं, और दैनिक जीवन में गाय है, कुत्ता है, पक्षी हैं, कौवा है, मछलियां हैं, बैल हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, ऊंट हैं। ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा था प्राचीन काल से। इनके बिना जीवन इंसान का हो ही नहीं सकता है। और पूरे विश्व को हम विश्व धर्म की बात करते थे, एक ही देखते थे। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर मैं अकेला सुखी हूं और सराउंडिंग सारी दुखी है ना, तो मेरा सुख बिल्कुल बेकार, मैं सुखी रह ही नहीं सकता। क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी आएगी तरंगों में, प्रकृति में, वो आपको सुखी होने ही नहीं देगी। और मैं कहता हूं आज विश्व की जो समस्या है, अगर हम ये सनातन का आधार मान लें, आपका कोई भी धर्म है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस मानवता के धर्म को समझाने के लिए यूएनओ तरह तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और हमारे हर जो कथा होगी, पूजा होगी, आरती होगी, उसके बाद ये कहा ही जाता है। और ये जो है, ये सबसे बड़ा विश्व के लिए मैनिफेस्टेशन है। अगर हर देश में हर प्राणी ये बात कहने लग जाए, मैं कहता हूँ ये जो सारी समस्या आज एक दूसरे को एटम बम की धमकी दे रहे हैं, बेकसूर मारे जा रहे हैं, नेगेटिविटी, आप जो मैनिफेस्टेशन, नेगेटिविटी, धमकी देना क्या है? नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे को दे रहा है, तमाशा होके बन के रह गई मानवता आज के दिन। शर्म आती है मुझे इस बात पे, द वे दे आर बिहेविंग एंड टॉकिंग।
आपको क्या हक है किसी की जान लेने का? आप मरे को जिंदा कर सकते हो? एवरी लाइफ मैटर्स, एवरी लाइफ, नॉट ह्यूमन लाइफ, आई एम सेइंग एवरी लाइफ मैटर्स। तो मैनिफेस्टेशन और ज्योतिष में कोई फर्क नहीं, और ये मैनिफेस्टेशन को आगे बढ़ाने का आधार है। और लाल किताब भी कहती सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें। इसका मैंने पूरा विवेचन किया। आसपास जो हमारे जो बड़े हैं उनका सम्मान करें। भाई सम्मान करेंगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा? वो कहेंगे चिरायु, चिरंजीवी हो, सुखी रहो। क्या ये इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन हो सकता है कोई? महिलाओं का सम्मान करें। कहते हैं ना लेडी लक स्माइल्ड, भाई उसके लिए आप सम्मान तो करो। लक्ष्मी का रूप है, शक्ति का रूप है। आसपास के जो जीव जंतु हैं उनकी सेवा करो। आप उनकी सेवा करेंगे तो बदले में क्या देंगे आपको? आशीर्वाद। तो फिर ये जब आशीर्वाद, तो इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन क्या होगा? आपके लिए दूसरे मैनिफेस्टेशन करें, आपका व्यवहार ऐसा हो। ये ज्योतिष कहती है। आप अपने संबंधियों से, मित्रों से अच्छे संबंध रखें। गरीबों की सेवा करें, अपंगों की सेवा करें, किसी से मुफ्त में कुछ ना लें, और निसंतान की तो संपत्ति भी ना लें। पता नहीं उसको कमाने में कितनी अलामतें, कितने झूठ सच किए उसने। जब उसकी संपत्ति लेंगे तो उसकी सारी जो कर्म फल हैं वो भी साथ में ट्रांसफर होंगे। यही हमारी पितृ पूजा का, श्राद्ध का आधार भी है, जो श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर से आने वाला है। क्योंकि जब हम पूर्वजों के जो भी वारिस हैं हर चीज के, हम उनके कर्मों के भी वारिस हैं, अब हम उनकी अधूरी इच्छाओं के भी वारिस हैं। और इसीलिए हम श्राद्ध पक्ष में तर्पण भी करते हैं, पितृ दोष निवारण की पूजाएं भी करते हैं। ये भी मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। इतनी गहराई है। आशीर्वाद क्या चीज है और श्राप क्या चीज है? मैनिफेस्टेशन ही है। और कहते हैं गुरु को अच्छा कर लो। गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, 5 घरों का कारक है, मैंने आपको बताया। 2 का तो मालिक है, 5 का कारक है। गुरु आपके हर जीवन को, जीवन के हर पार्ट को अच्छा करता है। तो कहते हैं बड़ों का सम्मान करो, गुरु रूप है। और पहले जमाने में, आजकल तो हम भटक गए हैं अपने रास्ते से, सनातन से, गुरु दीक्षा हर एक को दी जाती थी। गुरु दीक्षा का क्या मतलब था? तभी दीक्षा, जो दीक्षा लिए होते थे वो दीक्षित होते थे। आज हमारा कोई गुरु है ही नहीं, हमें दीक्षा का पता ही नहीं है। वो गुरु के साथ एक कनेक्टिविटी देता था पॉजिटिव रेज की आपको फॉर होल लाइफ और लाइफ के बाद भी, क्योंकि आत्मा ट्रेवल करती, आत्मा अजर और अमर है। ये एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। जैसे कि मैं फिजिक्स का जो स्टूडेंट, मेरे द मोस्ट फेवरेट ब्रांच जो थी वो फिजिक्स थी स्टडी के टाइम में, और उसमें भी न्यूक्लियर साइंस मेरा द मोस्ट फेवरेबल लविंग सब्जेक्ट था। तो जो उसमें थ्योरी आती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ब्रह्मांड में बहुत एनर्जी, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बिल्कुल सही। और इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बेस मानते हुए आइंस्टीन ने E=mc² का फार्मूला ड्राइव किया था, जिस पे आज दुनिया चल रही है। न्यूक्लियर एनर्जी चल रही है पॉजिटिव वे में अगर देखें, और नेगेटिव तो एटम बम हो ही गए। और इसीलिए जब ये नागासाकी पे 6 अगस्त को डाला गया था और हिरोशिमा पे 9 अगस्त को 1945 में, और उसकी पीड़ा से आज भी वहाँ की जनरेशन्स ग्रसित हैं। और द्वितीय युद्ध की, वर्ल्ड वार की जो समाप्ति थी, सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति पे जब पत्रकारों ने आइंस्टीन से पूछा कि अब ये बताइए कि थर्ड वर्ल्ड वार कैसी होगी, दूसरी तो आपके एटम बम ने ख़त्म कर दी, सरेंडर हो गया। तो सोच में पड़ गए, कहते भाई तीसरी वर्ल्ड वार तो मुझे नहीं समझ आ रही कैसी होगी, पर मैं चौथी कैसी होगी वो बता दूंगा। तो बड़े
क्यूरियोसिटी पत्रकारों कहते सर जल्दी बताइए बताइए चौथी कैसी होगी? कहते सिंपल है, पत्थरों और डंडों से लड़ी जाएगी। एनर्जी को आप किस तरह कन्वर्ट करते हैं? तो आत्मा जो है वो ट्रेवल करती है, और वो जब वो ट्रेवल करती है तो अगले जन्म में वही जाती है, शरीर तो यहीं रह जाता है, चाहे वो कब्र में जाए या चिता में जाए। अब आत्मा का कारक कौन है? सूर्य है। तो आज जो परिस्थितियां विश्व में बनी हुई हैं, इगोइस्टिकली, इलॉजिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली, ये अच्छी नहीं है, और मानवता बहुत अपने टफ फेज में से पास हो रही है। कहीं भी कोई शांति ना तो मानवता की, इंसानों की तरफ से है, प्रशासकों की तरफ से है, राष्ट्र अध्यक्षों की तरफ से है, ना प्रकृति की तरफ से। प्रकृति के प्रकोप भी बहुत देखने में आ रहे हैं। और हम बात कर रहे थे आत्मा की, एनर्जी की। तो मैं बहुत सरल आपको तरीके बताता हूं कि गुरु जो है, अगर आपने अच्छा कर लिया अपना, तो आपके जीवन में जो है कठिनाइयाँ कम होंगी, सफलताएं बढ़ेंगी। और अपनी आत्मा को पुष्ट बहुत अच्छी तरह करना है, क्योंकि यही अजर और अमर है, और ये हमारा जो पुनर्जन्म का चक्र है उसमें आत्मा ही जाती है आगे से आगे, और वही पूरे कर्म फल जो हैं आपके उनको अपने साथ कैरी करती है। ये एक तरह से मोबाइल के सिम की तरह है, जो उसमें नंबर जो भी सेव्ड हैं, आप मोबाइल बदलते जाइए, वो सिम डालते जाइए, सिम वही रहेगा, वो मेमोरी सेव्ड रहेगी। ये वो है आत्मा। अब आत्मा का कारक ग्रह मंडल का राजा सूर्य है। आप प्रतिदिन सुबह उठिए और सूर्य के अनुशासन फॉलो कीजिए। तांबे के लोटे में जल लीजिए, आप सूर्य को जल दीजिए, और उसके बाद सूर्य के मंत्र ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करके उनको धन्यवाद करें कि आपने मुझे जो जीवन दिया है ये अद्भुत दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप पीपल के वृक्ष को जल दीजिए। ये भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ हूं, यानी पीपल वृक्ष, जिसमें शनिदेव जी का भी वास है, पिपलाद ऋषि का वास है, हमारे पितरों का वास है, जिसको कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, वो है ये। और आप थोड़ा सा हल्दी मिला के प्रतिदिन पीपल के पेड़ को जल दीजिए। ऑफ कोर्स संडे इज हॉलीडे, पीपल को संडे को जल नहीं देते। आप किसको तृप्त कर रहे हैं? भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो रहे हैं। आप अपना जो कोई पितृ दोष है, पितरों को पुष्ट कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं। शनिदेव जी, अगर आपके शनि भारी हैं, 7.5 ढैया है, तो इसका ये इलाज है ये। और आप पिपलाद ऋषि को प्रसन्न कर रहे हैं सिर्फ एक लोटा जल से। तीसरा पॉइंट, डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए। ओके। पहले नाभि पे, ये आपकी बॉडी का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और केसर जो बहुत पावरफुल हर्ब भी है और गुरु का तत्व है। आपका ये जो है, ये आपका आज्ञा चक्र है। इसको आप रोज गुरु की वस्तु लगा के प्रेरित कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, धीरे धीरे ओपन हो जाता है। और वो गुरु को जब अच्छा करता है, वाणी क्या है, इससे हम एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं भाई, बहुत इम्पोर्टेंट, अपनी बात बता रहे हैं। तो आपकी वाणी में ओ जाएगा, प्रभावशाली होगी, स्पष्ट होगी, और वो अच्छी होगी, गुरु तत्व आ जाएगा। और ये आपके धन का स्थान भी है। आपके धन में वृद्धि होने लगेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी। और ये पावरफुल हब होने के नाते आप इसको रेगुलर जीभ पे लगा रहे हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा देगी, रोग कम होंगे। और बताता हूं, डेली अपनी थाली में से एक रोटी निकालिए, भगवान का धन्यवाद करते हो कि भगवान ये तेरी कृपा है जो मुझे मिल रही है। लोग सड़कों किनारे बैठे हाथ फैलाए बैठे हैं, भूख से मर जाते हैं, कोई देता नहीं है। आपकी कृपा है जो मुझे ये मिला है। और उसमें से एक रोटी निकालिए, आधी गाय को दीजिए, आधी कुत्ते को, आधी कौवे को। प्राणियों में सद्भावना हो, ये मूल तत्व यहाँ आता है। अब एक कही गई, आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं कि एक गाय को दे दिए, एक कुत्ते को दे दिए, एक जो है
जो है कौवे को दे दी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एक मिनिमम रखी गई है। और आसपास कोई तालाब है, वहाँ हफ्ते में 1 बार 2 बार आटे की गोलियां जाके डालिए। जैसे ही डालेंगे मछलियाँ इतनी सेंसिटिव, तो मैं देख के रहा हूँ तो फौरन सभी इकट्ठी हो जाती है। और आपको इतना आनंद आएगा। आप क्या डाल रहे हैं? आटे की गोली मछली को, लेकिन मछली है कहाँ? जल के अंदर। आपके शरीर में कितना है जल तत्व? आपके शरीर में 70% और ब्रह्मांड में भी 70%। जल ही जीवन है। आप उनके साथ कनेक्ट हो गए। और ये भचक्र की अंतिम राशि मीन है। आप कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं आपको समझ ही नहीं। आप कह रहे हैं मैं तो दाना डाल रहा हूँ मछलियों को, इससे क्या हो जाएगा? आपका त्रिनेत्र खुलेगा जब आपको पता लगेगा कि क्या हो जाएगा और क्या हो जाता है इससे। ये सब मैनिफेस्टेशन के तरीके हैं। अब आप पक्षियों को दाना डालिए। अब आप जो जल तत्व से तो कनेक्ट हो गए मछली को, आपने पक्षियों को दाना डाला। पक्षी कहाँ जाते हैं? दाना खा के कहाँ उड़ते हैं? आकाश की तरफ। आकाश तत्व से कनेक्ट हो गए। पंच महाभूत तत्व क्या है? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। जल से कनेक्टेड, वायु से कनेक्टेड, और अग्नि जो सूर्य को जल दिया आपने, धरती पे तो आप खड़े ही हैं। अब जब आपने पक्षियों को दिया तो वायु तत्व भी उसमें आ गया। हवा में उड़ते हैं जो बोलते हैं ना, एयर लॉजिस्टिक। करेक्ट। अब बाकी क्या बचा? पाताल से आप अभी तक दूर हो। पाताल में भी जीवन है, राजा बलि का राज है वहां। और पाताल में कौन रहता है? सर्प, चूहे, कीड़े मकोड़े। उनसे कनेक्ट होना है। प्राणियों की सद्भावना अभी पूरी नहीं हुई है। और वहाँ आप आटा, चीनी, काले तिल मिक्स करके देखिए, छेद होते हैं बड़े बड़े पेड़ों के नीचे, जिसमें से चींटे चींटियाँ निकलते हैं और खा के फिर अंदर चले जाते हैं। वहाँ डाल दीजिए, वो खाएंगे। एक कटोरी में हजारों चींटे चींटियाँ खा जाएंगे और उनकी दुआएं मिलेगी। आप हजारों लोगों की पार्टी करें, उसमें कितना खर्चा और इसमें कितना खर्चा। आत्मा तो आत्मा है। आपने 1000 वो खा गए, 2-3 हजार एक कटोरी में। तो आप ये देखिए कि जो ये उपाय मैंने छोटे छोटे बताए, ये आपकी दिनचर्या में होने चाहिए। आप कीजिए और मुझे बताइए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितनी आ रही है। आपको 3 महीने में फीलिंग आ जाएगी। मैनिफेस्ट करते जाइए हर एक के साथ, आपको वो मिलेगा। आप अपने कर्म तो करो, दृढ़ निश्चय रखो। अगर नहीं भी मिल रहा है तो हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जीवन अनंत है। ये हमें दिखता है 70, 80, 90 साल का ना। जब आत्मा अजर और अमर है, पुनर्जन्म होता है, तो जीवन अनंत नहीं है। वाह वाह, करेक्ट। क्या हमारी छोटी सोच है? हम 10 साल में मर जाएंगे, 20 साल में मर जाएंगे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सृष्टि भी ऐसे चलेगी और ज़्यादा अच्छी चलेगी, और हो सकता है तुम्हें और अच्छा जन्म मिले। कर्म तो करो, कर्म तो करो। वाह, करेक्ट करेक्ट। एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है, जैसे बहुत बार क्या होता है, जब लोग किसी को एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं तो बोलते हैं कि अभी आपका बहुत बुरा समय चल रहा है। क्या मैनिफेस्टेशन की पावर से, पॉजिटिविटी की पावर से हम अपने बुरे समय को भी अच्छे में बदल सकते हैं? सबसे पहले तो ये धन्यवाद कीजिए भगवान का कि उसने आपको बुरा समय दिया। बुरा समय आपको सच्चा इंसान और सच्ची बुद्धि देता है। और मैंने लाइफ में बुरे समय कई बार देखे हैं और आपके सामने बैठा हूँ। तो पहला तो धन्यवाद दीजिए। और ये मान के चलिए, जब पांडवों का समय अच्छा आ गया था तो आपका क्यों नहीं आएगा? और जब पांडवों के साथ भगवान कृष्ण साक्षात थे तो वो फूंक मार देते कि बाबा झाड़ा कर देते हैं, सब ठीक हो जाता है। तो वो झाड़ा नहीं कर देते थे। वो इतने दुखी क्यों हुए? इतने उन्होंने जो समस्याएं झेली पांडवों ने, आज साधारण इंसान उतने कष्ट नहीं झेलता है जो उन्होंने झेले। वो राजकुमार थे। और भगवान कृष्ण के सामने उनके सगे भांजे का, अभिमन्यु का चक्रव्यूह में वध हुआ है। जब भगवान जो है उसको क्या अपनी माया शक्ति से ऊपर उठा देते वहां से, बच जाता, बचा लेते। सामने देख रहे हैं। जो आपका कर्म फल और आपका रोल लिखा है वो आपको करना है, उससे डरना नहीं है। उसके लिए आपको सशक्त होना है। और जब भगवान को हम साथ ले लेते हैं ना, तो आप सशक्त हो जाते हैं। भगवान ने उनके कष्ट दूर नहीं किए, लेकिन इतनी शक्ति दे दी, उसको ओवरकम कर गए। और आज आपके साथ प्रत्यक्ष भगवान हैं।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अष्ट सिद्धि, आप मैनिफेस्ट किसके लिए कर रहे हो भाई? मैं सुख समृद्ध जीवन जीऊं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। उनके चरण में बैठो तो सही, उनसे संपर्क करो, सेटिंग तो करो। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो अंत काल आपकी आत्मा अमर है, वो आगे जानी है। अंत किसका हुआ? शरीर का ना। अंतकाल जब अंती हो गया तो फिर रघुवरपुर कैसे जाओगे ये बताओ? रघुवरपुर जाई कैसे जाओगे? आत्मा जाएगी ना। यानी मोक्ष और वैकुंठ की गारंटी हो रही है। हनुमान चालीसा जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। अंतकाल आप पढ़ो तो सही। आप रोज भगवान के 5 मिनट नहीं पढ़ सकते, 5 मिनट में होता है। सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, और बहुत ज्यादा मुसीबत में हो, हनुमान जी को धन्यवाद दो, और 11 बार, 21 बार, 51 बार पढ़ो जब मुसीबत में हो। कैसे संकट दूर नहीं होंगे? मेरा अपना अनुभव है, मेरे साथ वालों का अनुभव है, और सबका अनुभव है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। कई बहुत समझदार लोग कहते हैं स्त्रियों को हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचारी थे। पर ये मैं बता दूं कि जो उनकी चर्चा है, जो उनका मान है, सम्मान है, वो एक नारी, एक स्त्री की रक्षा के लिए है। और वो लिख सकते थे गोस्वामी तुलसीदास, जो यह पढ़े, यानी उन्होंने भाई उस समय वो जब थे वो अकबर के समकालीन थे, तो वो मुसलमान आ गए, तो वो ये भी लिख सकते थे कि जो यह हिंदू पढ़े हनुमान चालीसा ना, ये पूरी मानवता पे लागू है। ओबामा भी पॉकेट में हनुमान जी की मूर्ति छोटी सी लेके घूमते थे, दिखाई है उन्होंने। और लकीली मेरे जो है ना, इस धर्मनिरपेक्ष देश में धर्मनिरपेक्ष लोग सारे मेरे बहुत क्लाइंट हैं, और बॉम्बे जैसे मेट्रो में मेरे मुस्लिम क्लाइंट हैं। मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि भाई तुम ऐसे सॉन्ग सुनो ना इसको यूट्यूब पे, पर जब 7:30 लगी तो मेरे पास जो इलाज है वो यही है, सुनो तो सही। और 6 महीने बाद वो भी फीडबैक देते हैं, कहते गुरुजी तो काफ़ी अच्छा हो। वाह वाह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी, ये जीवन में अपना लीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपना प्रे कीजिए, और जो है आप अपना जो भी मैनिफेस्टेशन है वो कीजिए। और हमारे प्राचीन काल से हर परिवार में मैनिफेस्टेशन का सर्वोत्तम तरीका था कि हर पूर्णिमा को पूरा परिवार इकट्ठा बैठेगा, भगवान सत्यनारायण की कथा करेगा। किसी झूठे नारायण की कल्पना नहीं है हमारे यहाँ, ना ही उसकी पूजा होती है। सत्यनारायण, यही लाल किताब कहती है, सदाचार का पालन करें, सच बोलें, झूठ ना बोलें। और जब परिवार के सारे सदस्य इकट्ठे बैठ के कथा करते थे, भगवान को भोग लगा के आरती करते थे, जय लक्ष्मी रमना। अब भाई लक्ष्मी ही तो चाहिए ना आपके जो सांसारिक चीज़ों के लिए, उसकी जो आराधना हो रही है, परिवार इकट्ठा बैठा, उनमें आपस में जहाँ प्यार बढ़ रहा है। कहते हैं जहाँ प्यार बढ़ता है, आपसी परिवार में स्नेह प्यार होता है, लक्ष्मी का वास वहाँ होता है। और पंजाबी कहते हैं जिथे कड़कड़ बसे उत्थे घड़ियों पानी नसे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में कि जहाँ आपस में लड़ते भिड़ते रहोगे, समृद्धि तो भूल जाओ, घड़े में पानी तक नहीं मिलेगा, खाली घड़ा मिलेगा। तो अपने परिवार में प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। और आज ये हम मिस कर रहे हैं। महीने में क्या 1 दिन 2 घंटे के लिए हम भगवान सत्यनारायण की कथा पे पूरा परिवार इकट्ठा नहीं बैठ सकते। और वो पूर्णिमा क्यों कहा है? उस दिन चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति पे होता है, फुल मून, और सूर्य अपनी पूरी शक्ति पे होता है। जो ल्यूमिनरी जो हैं, जो दिन में हमें सूर्य देखता है, रात को चंद्रमा देखता है, उनके सीसीटीवी कैमरे, वो कहते हैं अच्छे काम करो, यू आर अंडर फोकस बाय अस। उस दिन करने का जो है प्रभाव ज़्यादा मिलता है, कभी भी कर सकते हैं। और भोग लगवा दिया
भगवान को तो एक भावना से भोग लोगे। प्रसाद तो आप ग्रहण कर रहे हैं, उस दिन आपको स्पेशल प्रसाद भी मिलता है, उत्साह बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, वो भोग लगा हुआ है, उसमें अमृत तत्व आ जाता है, चरणामृत भी होता है। तो आपको, मैं हर एक को ये कहूँगा कि हर महीने पूर्णिमा में हर परिवार को, सारे सदस्यों के साथ बैठ के जो है भगवान सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। अपनी प्राचीन परंपराओं पे आ जाइए, समस्याओं का अंत होगा। और कोई मुश्किल नहीं है भाई, 30 दिन में 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा। और आप जो सभी सदस्य परिवार के साथ बैठेंगे, आपस की बातें करेंगे, कोई कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कोई समस्याएं, उनका कोई सॉल्यूशन आप ढूंढ पाएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग से। जब साथ बैठेंगे अच्छी बातें होंगी। करो तो सही, और फीडबैक दो कि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है आपका, नीचे कमेंट्स में। वाह वाह, आई थिंक सर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। जैसे कई बार हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो इतने सारे उपाय लोग बता देते हैं, लोगों को लगता है ये उपाय करना इतना मुश्किल है। और इसमें कौन सा मुश्किल है? आपने जो भी बताया वो इतना है कि जैसे आपने कहा ना कि वो डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। जैसे आपने रोटी के बारे में बताया, आपने चींटियों को खाना खिलाने के, आटा डालने के लिए, चीनी डालने के लिए बोला, मछलियों को खिलाने के, मतलब ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें खर्चा भी कुछ नहीं है। और साइंस मैंने कनेक्ट करके बताई। आई एम बेसिकली साइंटिस्ट, करेक्ट, एंड बाय डिफॉल्ट आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। राइट। आई थिंक सर बहुत बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंची। ऐसी कोई और बात सर जो मैं शायद पूछनी भूल गया हूँ, जो आप लोगों को फाइनल, एज ए फाइनल मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? नहीं, ये जो हमने बातें की हैं, इसमें जो उपाय बताए हैं, और ये आप अगर करते रहेंगे, इसके साथ एक और बात बताता हूँ, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब धरती पे आए कैसे हो? व्हाट इज द रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस हियर? कौन है? माता पिता। माता पिता, हाँ। उनके बिना आप अपनी कल्पना कर सकते हो? नहीं। और वो अपनी कल्पना अपने माता पिता के बिना कर सकते हैं? नहीं। इससे कंटिन्यूस चेन, राइट, यहीं से डीएनए पकड़ते हैं। और मैंने 7वां और 8वां घर एक्सप्लेन किया था काल पुरुष का, वो सृष्टि है। तो सुबह उठ के माता पिता के चरण जरूर छुएं, अगर नहीं है तो उठ के उनका ध्यान करें। आपके सबसे बड़ा आशीर्वाद माता पिता का होता है, और किसी का नहीं। भगवान के तो सारे बच्चे हैं, 800 करोड़ हैं, लेकिन माता पिता के 1, 2 या 3 बहुत हुए। तो जो फोकस वो आप पे करते हैं, जो स्नेह उनका है, जो वो आपका मैनिफेस्टेशन करते हैं। माता पिता हमेशा के, छोटा बच्चा, राजा बेटा, मेरा बेटा राजा बनेगा, क्या कहती है माँ? कभी कुछ और बोलती है? कितना बड़ा मैनिफेस्टेशन है। माँ के सपनों को सच करता है हर कोई। मैनिफेस्टेशन तो उसी समय शुरू हो जाती है। मेरा राजा बेटा, मेरे घर राजा पैदा हुआ है, बेटा मेरा राजा है, मेरा बहुत बड़ा बेटा मेरा बहुत बड़ा बनेगा। तो माता पिता का आशीर्वाद लो। उनके जाने के बाद उनके श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध पक्ष आता है, 16 दिन का होता है, पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक। उस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के श्राद्ध जरूर कीजिए। मैं कहता हूँ जिंदगी कोई जीना मुश्किल नहीं है। हमने खुद अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं। आर्टिफिशियल जिंदगी मत जियो, नेचर से जुड़ के जियो, और आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। हनुमान जी आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं, भक्ति करके तो देखो। बहुत 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 धन्यवाद सर। और मतलब मुझे लगता है हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आज एस्ट्रोलॉजी पर हमने कई पॉडकास्ट किए हैं, बट मुझे लगता है इतना डिटेल्ड में, इतना बारीकी से शायद पहली बार, और नेक्स्ट लेवल का आज पॉडकास्ट हुआ है। और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आप जितने भी उपाय बताए हैं, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप कुछ भी करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और आपके जीवन में कोई भी बदलाव होगा, तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं और सर के मैं जो सोशल मीडिया लिंक है वो भी मैं डाल दूंगा, डिटेल भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली भी आप उनको बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे खुद लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम पॉडकास्ट करने लगे तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी साइंसेस के बारे में जानने लगे। मुझे ये लगा कि आज एस्ट्रोलॉजी में मेरा जो
अंडरस्टैंडिंग का जो स्तर है वो काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़ गया। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। नहीं सर, आपको बहुत ज्ञान है सर, वो मुझे वो बिल्कुल आपकी बातों में आप जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। इतने फिंगर टिप पे नहीं होते लोगों के, वो बिल्कुल वो बहुत वो कहते हैं वो सरस्वती माता का आशीर्वाद वो है। और लेकिन और अगर किसी को लगता है कि कोई सवाल करना, आप डायरेक्टली भी सर से कर सकते हैं, मैं वो डिटेल भी डाल दूंगा। और अगर आपको लगता है कि सर के साथ एक और पार्ट 2 करना चाहिए और किसी स्पेसिफिक चीज़ पर हमें सॉल्यूशन पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है हमने बहुत सारा वक्त तो बिता दिया। अभी भी मेरे ना बहुत सारे सवाल बचे, मैं तो लिख कर लाया था, उसमें से मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कोई और सवाल है जिस पर हमें करना चाहिए, ये सारी बातें और करनी चाहिए, तो आप पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में लिख देना। सर के साथ हम पार्ट 2 दोबारा से करेंगे। तो सर आपका दिल से धन्यवाद। आपका आशीर्वाद जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उन पर बना रहे, हम पर बना रहे। और आपकी नॉलेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पॉडकास्ट का पूरा फ़ायदा लाभ तभी है जब लोग इसको फॉलो करके उपाय अपने जीवन को अच्छा करें। और हमारा तो हमेशा यही सिद्धांत है और रहेगा, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, लेट द पीस प्रिवेल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।